नमस्कार, मैं कुलदीप गुप्ता आपके सामने एक बार फिर से मैथमेटिक्स की क्लास लाया हूँ। आज की क्लास में हम एक बार फिर से मैथ्स का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो कि डीएलएड का है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में x माइनस 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। क्वेश्चन नंबर 1, उसने बोला है गिवन दैट, दिया है कि 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस जाती है, x माइनस 5 किलोमीटर डिस्टेंस वो कवर करती है। और बाद में पूछ रहा है x माइनस 5 लीटर पेट्रोल में, x माइनस 5 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूरी तय करेगी, x किलोमीटर दूरी तय करेगी। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक यूनिट दी जाती है, एक यूनिट में इतना रीडिंग आती है, दूसरी की चीज पूछता है, जैसे ये बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है कि 1 किलो आलू 50 किलो के आते हैं। अच्छा, ज्यादा बोल दिया। 1 किलो आलू 15 रुपए के आते हैं, तो 2 किलो आलू कितने के आएंगे? हम क्या करते हैं, इस 15 में इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 टू ज़ा 30 रुपीज के हमारे 2 किलो आलू आएंगे। ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, इस 1 लीटर की वैल्यू हमें दे रखी है और बाद में जितनी की पूछे, चाहे 1 से कम की हो या ज्यादा की हो, हम क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई हम कर देंगे। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5 की मल्टीप्लाई किलोमीटर मल्टीप्लाई x माइनस 5 लीटर में कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल में इतने जाती है तो इतने लीटर पेट्रोल में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए क्या, सेम यूनिट मल्टीप्लाई कर रही है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, तो x माइनस 5 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर बना ना बना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इट मीन्स x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस की वजह से माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 5, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 टू ज़ा 10 एक्स, ये बनेगा 10 है बेटा ये। एंड द ऑप्शंस आर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 25। पहले ऑप्शन में ये माइनस में दे रखा है तो हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो है एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 25। देखिए ये चीजें आगे पीछे हो सकती है, उससे कोई इशू नहीं है ये चीज, लेकिन जो कंपोनेंट है उसी साइन के साथ अवेलेबल है वो ज्यादा मैटर करता है। ये चीज आगे पीछे हो सकते हैं, दैट इज ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 32 वर्ग मीटर है और उसकी ऊंचाई जो है 4 मीटर है। क्या दिया, एक कमरा जो है कैसा भी है, आयताकार वर्गाकार, हमें उसके नहीं बता रखा, बस फर्श का क्षेत्रफल दे रखा है और ऊंचाई हमें दी है, ऊंचाई हमें दी है 4 मीटर है। ठीक, क्षेत्रफल मीन्स होता है लंबाई और गुणा फर्श का क्षेत्रफल होता है, फर्श का क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई हमारा फर्श का क्षेत्रफल होगी। अब जो कि हमें कितना दिया है, 32 वर्ग मीटर, ये हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब हमें इसी कमरे की ऊंचाई दी है, कमरे की ऊंचाई कितनी दी है हमें, 4 मीटर, 4 मीटर। अब देखिए हमारा कमरा है ग्राउंड फ्लोर की, अगर हमने बात करी तो आगे लंबाई और गुणा चौड़ाई। अब हमें हाइट और दी है। पहली बात तो ये सोचिए, कमरा अगर बात की गई तो क्यूबॉइड की बात की है, क्यूबॉइड मींस घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है, यही होता है। और हमसे पूछा भी ये है कि कमरे में हवा का आयतन कितना होगा। हवा का आयतन मीन्स हमें कमरे का तो आयतन निकालनी है, कमरे का आयतन मीन्स क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये जो हमें क्षेत्रफल दिया है, लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई ये दे दिया।
अब इसमें बाहर से मल्टीप्लाई हो रही है ऊंचाई की, ऊंचाई और लंबाई चौड़ाई की वैल्यू 32 है, हमने रख दी। कमरे का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई 32, हमने 32 रखा। मल्टीप्लाई ऊंचाई कितनी है 4 है, हमने 4 से और गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 128 मीटर क्यूब ये आंसर आएगा। क्यूब क्यों आया? क्योंकि हमने पिछली क्लास में जब हम फॉर्मूलाज पढ़ रहे थे स्क्वायर का, तो हमने कहा था कि 1 मीटर ये है, 1 मीटर ये है, तो क्षेत्रफल तो हो गया मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर और आया है ना, तो 2 के साथ 1 और मीटर आ गया, इसलिए यहाँ पे क्यूब लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, 128 मीटर क्यूब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखते हैं, इसमें क्या करना था हमें और क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा है x सेंटीमीटर, कुछ भी सेंटीमीटर है, और भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इससे पहले के क्लास में हमने जो क्षेत्रफल और परिमाप के फॉर्मूलाज पढ़े थे, उसमें हमने 3 तरह के त्रिभुज पढ़े थे, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। उनका क्षेत्रफल जब बढ़ा था, तो समबाहु त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल पढ़ा था कि √3 भुजा का स्क्वायर अपॉन 4, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, बिल्कुल सही। अब ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये इसका करेक्ट है ऑप्शन, करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ने आपको पहला ऑप्शन दिया है x² √3 अपॉन 4, ये ही आपका आंसर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने त्रिभुज में बोला है कि x सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा x सेंटीमीटर है। तो इस भुजा की जगह आप क्या रख दोगे? अब x सेंटीमीटर आपने यहां रखा, इसको देखिएगा, √3 भुजा की जगह क्या रखा, x² अपॉन 4, ये हो गया। अब ये दोनों तो बेटा मल्टीप्लाई में है, तो अब आप इसे चाहे इधर रख दीजिए इसके अकॉर्डिंग, तो भी आंसर सेम आएगा, यहीं पे छोड़ दीजिए तो भी वही बात है। आपका सेकंड ऑप्शन, आपने सेकंड को छोड़िए, थर्ड को देखिए। थर्ड ऑप्शन में लिखा ये है √3x² अपॉन 4। देखिए इस दोनों में फर्क क्या है, ये रूट की पोजीशन देखिए सिर्फ 3 पर है, और यहाँ पर ये x² पर भी अवेलेबल हो रहा है, जो कि गलत है। ये अगर इतना होता तो ठीक होता, लेकिन ये यहाँ तक लेके जा रहा है, जो कि गलत है। ये फर्क है इसमें और इसमें। हमने क्या बोला, √3 भुजा का स्क्वायर अपॉन 4, √3, इसने रूट क्या करा है 3 पे भी और x² दोनों पे रूट है। देखिए क्या है, करेक्ट होता है √3x² अपॉन 4, ये रूट की पोजीशन। और ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन है √3x² अपॉन 4। रूट वहां तक होता है जहां तक रूट दिख रहा होता है, रूट का इम्पैक्ट वहां तक होता है। यहाँ पर सिर्फ 3 तक है, तो 3 तक ही रूट का इम्पैक्ट है, x² से रूट का कोई मतलब नहीं। अब आओ यहाँ पर, रूट जो स्टार्ट हुआ 3 से स्टार्ट हुआ और x² पर भी आ रहा है। इट मीन्स ये ऑप्शन ये कह रहा है कि रूट का इम्पैक्ट जो है x² पे भी इम्पैक्ट करता है, बट समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में रूट सिर्फ 3 पे रहता है, भुजा स्क्वायर पे नहीं होता। तो इस वजह से ये जो इक्वेशन, ये जो आप देख रहे हो कि x के ऊपर जो रूट जा रहा है, ये गलत है। अगर ये रहता तो ज्यादा करेक्ट होता। ठीक है, गॉट इट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो पॉज करके नोट किया कीजिए क्वेश्चन, जैसे ही आपको दिखाई दे कि हाँ विंडो आपको पूरा दिख रही है, तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। भाई देखो स्मार्ट बोर्ड नहीं है जो मैं आराम से यूं करके स्लाइड कैंसिल कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है अभी है। देखिए अगर रहा तो खैर, चलिए हम बात नहीं करते उस बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आती है। हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। हमसे कहा 32 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। 32 और 56 56 का हमें LCM फाइंड करना है। ठीक है, LCM हमें इसका फाइंड करना है। देखिए LCM निकालने के काफी मेथड है।
इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे, आप इसका रफ में सॉल्यूशन किसी मेथड से कीजिए जो आपको इजी लगता हो, आप उससे कीजिए और सिर्फ आंसर टिक कीजिए कि हाँ ये इसका आंसर है। जब वो मेथड मेंशन करके देगा कि आपको इस मेथड से इसका एलसीएम निकालना है, तो आपको उसी मेथड से निकाल के डिस्क्राइब करके शो करना पड़ेगा कि हमने इस मेथड से ही आंसर निकाला है। फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेथड से कोई मतलब नहीं होता, आप किसी मेथड से निकालिए, आप निकालिए इससे। ये दोनों को साथ में लीजिए, 2 16 जा 2 16 गया, 2 एकम 2 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4 2 8 16। हिंदी 2 8 16, 2 एकम 2 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4 सॉरी हाँ 1 और ये 7 टाइम ये गया। ठीक है, हमारे पास फैक्टर क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई 7, 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 चौक 7 दूनी 14, 2 4 4 4 चौक 16 गुणा 14। अब 16 गुणा 14 आंसर मल्टीप्लाई आ रहा है। अब एक छोटी सी टेक्निक देख लीजिए, हमने मल्टीप्लाई में क्या करा, देखिए दोबारा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। ठीक है, अब ये 4 और ये 4, ये 4 चौक 16, 16 गुणा 14। अब एक मल्टीप्लिकेशन की एक छोटी सी टेक्निक देख लीजिए, आपको इस क्वेश्चन के थ्रू एक नई चीज सीखने को मिलेगी। 16 और 15 जस्ट मिड में कौन सा नंबर आ रहा है, 15। 15, अब 15 का स्क्वायर कीजिए, कितना है 225, 224 होगा आंसर इसका। देखिए 225 आया, बट 15 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, मतलब 15 और 14 के बीच में डिफरेंस कितना 1, 1 का स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कितना है 1, माइनस कर दीजिए 224, आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इसका। समझे बात? चलिए इस चीज को मैं दोबारा समझा दूंगा, फिलहाल आप अभी इसके एलसीएम पे फोकस कीजिए। इसका एलसीएम कितना है 224 आया, इस चीज को मैं आपको दोबारा कभी फिर से समझा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम बेटा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम क्वेश्चन पेपर पे ज्यादा फोकस करेंगे, टेक्निक्स पे हम बाद में फिर कभी क्लास बनाएंगे, हम उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, निम्नलिखित संख्याओं में पूर्णांक होगा, क्वेश्चन नंबर 5। पूर्णांक जो होगा, ऑप्शन है फर्स्ट 214, सेकंड ऑप्शन है 0 एंड थर्ड ऑप्शन है -18 और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। अब पूर्णांक का मतलब एक संपूर्ण संख्या होती है, नेचुरल नंबर्स, ये सभी ही हमारे पूर्णांक हैं, तो आपका आंसर उपयुक्त सभी आएगा। ठीक बेटा, चलिए अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की ओर, ये तो हमारे ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 6, पहला क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 और 5 के गुणनफल को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। पहले तो संख्या रेखा बताइए होती क्या है। संख्या रेखा एक ऐसी नंबर लाइन होती है, बीच में होता है 0, 0 के राइट साइड पढ़ते हैं तो हमारे पास मिलते हैं सकारात्मक प्लस की संख्या है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 एंड सो ऑन, ऐसे चलती चली जाएंगी इनफाइनाइट। अब इसके जब लेफ्ट साइड आएंगे, सेम पोजीशन पर हमें माइनस के नंबर मिलेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इस तरीके से जो पूरा नंबर बनता है उसे हम संख्या रेखा हिंदी में और इंग्लिश में नंबर लाइन बोलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 3 और 5 मतलब 3 और 5 का गुणनफल 3 और 5 का गुणनफल कितना आएगा 15 आएगा। हमें इस 15 को इस नंबर रेखा पर प्रदर्शित करना था,
7 तक आ गया, 8 9 10 11 12 13 14 15। बस हमें इस तरीके से प्रदर्शित करना है, 0 से उठेगा और 15 पर पहुंच जाएगा। ऐसे करके हम एरो और बना देते हैं। ये हमारा 3 और 5 का गुणनफल जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो चुका। अब हमारी जरूरत पड़ रही है 0 से लेकर 15 तक प्रदर्शित करने की, तो हम जरूरी नहीं इसको ही बहुत लंबा बनाए, हम सिर्फ -1 और 2 अगर इंडिकेट कर दिया दैट इज ओके। तो यहाँ तक का भी आप दिखाइए और 15 जहां तक दिखा रहे हैं उसके आगे 16 और दिखा दीजिए, बस दैट इज ओके। हाँ, आप बीच में मिड ऐसे कर सकते हो, अगर बहुत सारे नंबर लेने जा रहे हो तो बीच में आप डॉट 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 करके दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन 7, एक किलोग्राम सेब का मूल्य, 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x स्क्वायर माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर रुपए है। तो आपसे पूछा है x प्लस वाई किलोग्राम सेब का मूल्य क्या होगा। पहला ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जिसमें एक कार 1 लीटर पेट्रोल में x-5 किलोमीटर जा रही थी और x-5 किलोमीटर x-5 लीटर पेट्रोल में ही डिस्टेंस पूछ रहा था। तो हमने क्या करा था, जब एक की यूनिट दे रखी थी और दूसरे की पूछा था, हमने सीधा मल्टीप्लाई कर दी थी इन दोनों की। इस क्वेश्चन में भी इन्हीं दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने लिखा x प्लस वाई, ये वाला कंपोनेंट लिखा। अब इसका लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये क्यों किया, 1 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब जो है वो आपके 10 रुपीज के आते हैं। तो 5 किलोग्राम सेब कितने के आएंगे, 5 मल्टीप्लाई 10, 10 5 से 50 रुपीज के आपके 5 किलो सेब आएंगे। ठीक है, वही काम आपने करा, रेट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दी, रेट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दी, वही तो काम किया। ठीक है, समझ गए ना बात, रेट की मल्टीप्लाई कर जाते हैं क्वांटिटी से। अब ये इसको ध्यान से देखिए, ये x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, अगर आप इसे a और b के फॉर्म में पढ़ो तो आपको कुछ ये दिखाई देगा, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये एक प्रॉपर्टी बन रही है और प्रॉपर्टी किसकी बन रही है, ये a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब की प्रॉपर्टी बन रही है। तो आपका इसका मल्टीप्लिकेशन ये आएगा। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। इसीलिए प्रॉपर्टीज जो है याद की जाती हैं कि आपको दिखाई दे, सीधा आप आंसर कर दीजिए। क्या आंसर बताया आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब आपका रेट आ जाएगा। इतने किलोग्राम सेब जो है इतने रुपए के आपके पड़ेंगे। अगर ये आपको प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, लेकिन नहीं याद आ रही तो जरूर आपको पढ़ने की आवश्यकता है। फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज जो लिखवाई जा रही है वो याद करने की बहुत नीड है, अगर आपको देखती याद नहीं आ रही है तो। ठीक है, अब देखिए अगर याद नहीं आ रही तो आपके पास ऑप्शन क्या, छोड़ के तो जा नहीं सकते। एक एक क्वेश्चन बहुत कीमती है, आपको क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक मल्टीप्लिकेशन होती है, इसकी मल्टीप्लाई इन सभी में कीजिए। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो हो गया एक्स क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर और वाई, एक्स वाई के साथ वाई आ गया प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब वाई की मल्टीप्लाई इधर वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई वाई वाई तो वाई स्क्वायर हो गया। अब ये प्लस वाई क्यूब, ये 2 और ये 1 हो गया वाई क्यूब, 1 मिनट, वाई क्यूब। ठीक, तो ये आपका दिखा, आपको दिखा दिया एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, प्लस माइनस दोनों कैंसिल,
एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का दोनों आपने काट दिए, क्या बचा एक्स क्यूब और बचा प्लस वाई क्यूब। यही आपका आंसर आ रहा था प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। नहीं याद आती, कभी मान लिया याद नहीं आ रही, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। क्या मल्टीप्लाई, देखिए दोबारा हमने क्या करा, एक्स की मल्टीप्लाई पहले एक्स स्क्वायर में करी, एक्स स्क्वायर और एक्स एक्स क्यूब हो गया, फिर एक्स की एक्स का एक्स स्क्वायर होके वाई की किसी से नहीं हो रही तो वाई साथ में रहा। अब ऐसी एक्स की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर में हुई तो एक्स और वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, क्योंकि एक्स वहां पे है नहीं, यहाँ पे एक्स था तो एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, वाई सिर्फ यहाँ पे तो वाई आ गया। अब एक्स और वाई स्क्वायर हो गया। अब वाई की बारी, वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर, वाई एक्स वाई मीन्स वाई एक्स वाई स्क्वायर हो गया, वाई और टू वाई वाई क्यूब हो गया। मतलब सेम अल्फाबेट सेम से मल्टीप्लाई करके तभी पावर बढ़ाएगा, अगर सेम नहीं है तो वो दोनों साथ में ऐसे लिख दे जाएंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। त्रिभुज की समरूपता की दो शर्त लिखिए। त्रिभुज की समरूपता के लिए आपसे सिर्फ दो ही शर्त पूछी है, लेकिन कोई भी तीन फैक्टर आप इक्वलाइज कर दीजिए, आपका जो भी फिगर आपसे समरूप प्रदर्शित करने के लिए कहा गया वो ऑटोमेटिकली समरूप प्रदर्शित हो चुकी होती है। जैसे आपके पास दो ट्राइंगल दिए गए हैं, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स को समरूप प्रदर्शित करने के लिए या तो इनकी तीनों भुजाएं बराबर प्रदर्शित कर दीजिए, पहला पॉइंट, भुजाएं समरूप हो तब त्रिभुज प्रदर्शित होगा, मतलब ये भी बताना है। और दूसरी चीज, इनके संगत कोण जो है अंदर वाले तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज के तीनों कोण सब सेम होने चाहिए। क्या बताया, संगत कोण समान होने चाहिए। आपसे कोई सी दो बात पूछी, आपने दो बात बता दी, बट अगर तीसरी बात और पूछ ले तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी समान होना चाहिए। वो हमारी इन दोनों की कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन ये दोनों ट्राइंगल्स, दूसरी कंडीशन में दोनों ट्राइंगल्स को साथ में कनेक्ट करके बताता तो बीच की कोई ना कोई लाइन दोनों कॉमन आती, वो दोनों लाइन सेम होती। तो मतलब ये दोनों पॉइंट अगर आप क्लियर कर देते हो तो आपकी जो भी फिगर आपसे समरूप पूछी है वो ऑटोमेटिकली समरूप प्रूफ हो जाती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। वर्ग अंतराल एक सेकंड गंदा हो गया। वर्ग अंतराल 24 से 30 और 25 से 30, 25 से 30 की उच्च सीमा व मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। उच्च सीमा व मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। देखिए उच्च सीमा क्या होती है, जो भी हमें ग्रुप दे रखा है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारी उच्च सीमा होती है। पहला पॉइंट, उच्च सीमा तो निकल के आ गई, उच्च सीमा क्या निकल कर गई 30। निम्न सीमा पूछता तो 25 आ जाती। ठीक है, उच्च सीमा 30। फिर मध्य बिंदु कैसे निकाला जाता है, मध्य बिंदु निकाला जाता है दोनों को ऐड करके 2 से हाफ करके। दूसरा पॉइंट, मध्य बिंदु वो कैसे निकाला जाता है, किसी का भी अगर मध्य बिंदु निकालना है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 25 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 कितना आया 55/2। जब आप इसका हाफ करोगे तो आप ऐसे करोगे 55 डिवाइड बाय 2, 2 2 4, 1 बचा, 5 आपने नोट डाउन, 2 7 14,
1 बचा, पॉइंट लगा 0, 2 5 जा 10, पूरा कट गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 27.5 आपका मिड पॉइंट आएगा। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट किया कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 कह रहा है परिमेय संख्या 2/7 और 4 बीच के परिमेय संख्या परिमेय संख्या 2/7 और 4/5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। जब दो परिमेय संख्या के बीच मीन्स सेंटर में, अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन करा था वर्ग अंतराल वाला, जिसमें उच्चतम बिंदु और उसके बीच में हमें पॉइंट फाइंड करना था। तो हमने क्या करा था? 25 + 30 करा था और बटे 2 से भाग कर दिया था। वही काम हम इसमें करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, 2/7 + 4/5 और 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात एक ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात एक ही है। 2 से डिवाइड कर दिया या फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक ही बात है। अब हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम आ जाएगा 35, 7 से इसको भाग करा, 7 × 5 = 35, 5 दूनी 10 प्लस 5 × 7 = 35, 7 × 4 = 28। ये हमारा एडिशन आया। ये दोनों हो गए 38/25 और बाहर हमारा 1/2। 2 से इसको काटा हमने, 2 एकम 2, 2 9 जा 18, तो हमारे पास आया 19/25। वो परिमेय संख्या जो इन दोनों के बिल्कुल 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 बीच में लाई करती है। कितना है आंसर? 19/25। एक मिनट, 35 है, एलसीएम 35 था, तो 19/35 आपका आंसर आया। पॉज करके क्वेश्चन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, समीकरण 3x - 7 = 17 - x को हमें हल करना है। x समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है हमें सिर्फ इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए x यहाँ माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये लिखा जाएगा ऐसे 3x + x = 17 + 7। ये इधर माइनस से इधर आके प्लस हो गया, ये माइनस से इधर आके प्लस हो गया। ये 3 और 1 4x हो गया और ये 17 और 7 24 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या कर देगा? डिवाइड। 24 / 4 कितना आ गया हमारे पास? 4 × 6 = 24। हमारा कितना आंसर आ गया? 6 आ गया। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन नोट किया कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें दिया है, आंकड़े कुछ दिए हैं 3 8 24 26 19 9 7 2 12 13 11 23 14 18 12 19 14 14 21 11 और 6। और हमसे कहा है हमें इसका क्या बनाना है? आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल को लेकर बारंबारता बंटन संचय बारंबारता में बदलाना है। वर्ग अंतराल हमारा आया, वर्ग अंतराल हमें 5 का लेना, 0 से 5 10 15 20 25 10 15 20 25 है ही नहीं कोई यहाँ तक नंबर। अब हमें देखना है टैली मार्क, टैली मार्क, टैली चिन्ह। ये कैसे लगता है? 0 से 5 के बीच हमारे इस डेटा में कितने नंबर हैं? हमारे पास हैं 2, 3 और 2। जब आप इस डेटा को देख रहे हो तो आपके पास 3 और 2 दिखे ना, जो 0 और 5 के बीच में आते हैं। कितने नंबर आए? 2। हमने 2 का टैली मार्क बना दिया, 2 डंडे खींच दिया, हमारा टैली मार्क बन गया, ठीक। अब बारंबारता मीन्स कितनी बार रिपीट हुआ है? बारंबारता, ठीक। कितने नंबर हमारे पास? 2 आए हैं।
अब 5 से लेके 10 तक, 5 से लेके 10 तक हमारे इस पूरे डेटा में कितने नंबर आए हैं? 3 आए हैं। 5 से लेके 10 तक 8, 7 और 9। ठीक, हमारे 5 से 10 तक आए हैं, 3 नंबर आए हैं। तो हमने क्या करा, 1, 2 और 3। ये मेरे को इसमें कुछ ज़्यादा विजिबल नहीं है तो मैं ज़्यादा क्लियर नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें चेक करके देख लीजिएगा कितने कितने नंबर इसमें आए हैं। 1, 2, 3 देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा विजिबल ठीक नहीं है तो मुझे जितना दिख पा रहा है उतना करा है। हमारे पास जितने नंबर 5 से लेकर 10 तक आए हमने उनके टैली चिन्ह लगाया और कितनी बार आए हैं? 3, तो हमने लिख दिया 3। ठीक है, उसके बाद 10 से 15 के बीच हमारे पास 7 संख्याएं आई हैं। 1, 2, 3, 4। 4 के बाद 5 को हम ऐसे काट के निकालते हैं। 5, 6 और 7 कितने आ गए? 7। और इसके बाद हमारे पास 15 से 20 के लिए आए हैं 4 संख्याएं। 1, 2, 3, 4, हमने 4 लिखा। और 20 से 25 के लिए हमारे पास 3 आए हैं। 1, 2 और 3, 3 आ गए। और इनका टोटल कितना आया? 7, 3, 10, 4, 2, 6, 4, 2, 6, 3, 9, 2, 3, 5। कुछ थोड़ा क्लियर नहीं है इसमें, डेटा 20 के इक्वल आना चाहिए। मुझे लगता है इसमें 4 आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, तब हमारे डेटा 20 आएगा। ठीक, 4, 7, 3, 10, 4, 4, 8, 2, 10, 10, 10, 20 हमारा डेटा क्लियर है। यहाँ हमारे पास 4 नंबर आए होंगे 5 से 10 तक के बीच में। कौन कौन से हैं? 8, 9, 7, 6। हाँ, 4 हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। ये डेटा टेबल बनेगा आपका। ठीक है, पॉज करके नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ने कहा एक हौज की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 2 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई, 1 सेकेंड, लंबाई 4 मीटर है। लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 2 मीटर और ऊंचाई भी हमारी 2 मीटर है। ये हमारे पास एक हौज है। जैसे ट्यूबवेल होता है उसके सामने जो पाइप होता है, पाइप के सामने ईंट की बाउंड्री सी कर दी जाती है, उसे आप हौज बोल दो। उसी का मेजरमेंट हमें दिया है, 4 मीटर और 2 मीटर और 2 मीटर। ठीक है, और हमसे कहा ये जो अभी हौज बनाया था इसमें पूरे में नहीं, एक हाइट तक पानी भरा हुआ है और पानी की ऊंचाई दी है हमें। पानी की ऊंचाई हमें दी है 1.5 मीटर। मतलब हौज की ऊंचाई तो 2 मीटर है, बट उस 2 मीटर की ऊंचाई में भी 1.5 मीटर तक पानी भरा हुआ है, तो आधा मीटर जो वो खाली पड़ा है। ठीक है, हमें इस वॉल्यूम, इस इतने वॉल्यूम में पानी जो भरा, पानी का वॉल्यूम फाइंड करना है। पानी कितना है, पानी काउंट करना है, पानी की वॉल्यूम काउंट नहीं करना। मतलब दोनों में फर्क ये है कि आप उस हौज का वॉल्यूम निकाल लो, कितने हौज में पानी है, वो तो हमारे पास इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन इस क्यूबॉइड में पानी कितना आया है वो पूछना चाह रहे हैं, तो हमें पानी को निकालने के लिए लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और लीटर में कन्वर्ट किसको करोगे? पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम मतलब घनाभ, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है हमारी? 4 मीटर रहेगी और चौड़ाई हमारी 2 मीटर रहेगी। और ऊंचाई हौज की नहीं लेनी क्योंकि हमें पानी निकालना है, तो पानी की ऊंचाई 1.5 रखेंगे। ये कितना आ गया हमारे पास? 15 दूनी 30, 3 चौक 12 मीटर क्यूब हमारा पानी का वॉल्यूम है। मतलब जितने वॉल्यूम में पानी है वो वॉल्यूम हमारा हौज का 12 मीटर क्यूब आया है। अब 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 1000 लीटर पानी होता है। अब हमारे पास है 12 मीटर क्यूब, तो 12 मीटर क्यूब वॉल्यूम में 1000 मल्टीप्लाई 12, इट मीन्स
12,000 लीटर पानी होगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, ये जो निकला है 12 मीटर क्यूब, 12 मीटर क्यूब वॉल्यूम निकला है जितने के अंदर पानी है, उसमें पानी है कितना वो हमने यहां फाइंड करा है। जैसे मान लीजिए ये बोतल है, ये नो डाउट बेलनाकार है, इस बेलन का आयतन कितना है वो तो आप निकाल दोगे, पाई आर स्क्वायर एच करके निकाल दोगे वॉल्यूम जो भी है। लेकिन वो वॉल्यूम निकला है, इस बोतल की कैपेसिटी कितनी है, बट इस कैपेसिटी में पानी कितना आएगा, ये बोतल वॉल्यूम से नहीं मिलती हमें, ये हमें लीटर के वॉल्यूम से मिलती है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। वॉल्यूम अलग है, इसका लीटर का पानी अलग है। तो ये जो हमने अभी निकाला है 12 मीटर की, ये इसका वॉल्यूम निकाला है, इसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, बट इसके अंदर पानी कितना आ सकता है वो हमने ये निकाला है लीटर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन की ओर। ये आपका क्वेश्चन था बेटा, एक सेकेंड, कौन सा क्वेश्चन था आपका? 13 था। अब 14 क्वेश्चन करेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6 जोड़ने पर 12, 16, 24, 12, 16, 24 और 27 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। मीन्स पहले तो ये बताइए इनसे विभाजित होने वाली पूर्ण संख्या कैसे निकलेगी। इनसे पूर्ण विभाजित होने वाली संख्या हमेशा एलसीएम से निकलती है। तो हम जब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, इनका एलसीएम वो संख्या होगी जो इससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगी। अब वो ये कहना चाह रहा है कि हमें एक ऐसी नंबर चाहिए, संख्या, जिसमें हम कुछ ऐड करें। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 जोड़ने पर वह संख्या 6 जोड़ने पर, इस संख्या को निकालना है, 6 जोड़ने पर ये इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या हमेशा एलसीएम होगी। तो मतलब संख्या प्लस 6 इज इक्वल टू इनका एलसीएम होगा। ठीक, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में से इधर ले जाके -6 कर देंगे, संख्या क्या आ जाएगी हमारी, एलसीएम -6। तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम में से 6 माइनस कर देंगे, एलसीएम निकलेगा। देखो एलसीएम निकालना आता है, हम उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एलसीएम आपका निकल के आएगा, तो एलसीएम आएगा आपका 432। अब हमसे कहा है 6 जोड़ने पर, तो हम इससे 6 पहले चले जाएंगे ना, क्योंकि ये वो संख्या जो इनसे पूर्णतः विभाजित होगी। हमसे पूछे वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 जोड़ने पर बनी हुई संख्या इससे पूरी तरह विभाजित हो जाए। बनी हुई संख्या इसके इक्वल होगी, तो हम इसको फाइंड करने के लिए इसमें से 6 को माइनस कर देंगे, 432 माइनस 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 4, सही है, 426 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका निकलेगा। ये हमने माइनस इसीलिए करा क्योंकि हमें इसके पीछे जाना था। अगर वो उसने ये बोला है कि किस संख्या में 6 जोड़ने पर वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ये वो संख्या जिसमें 6 जोड़ा तो इन सबसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, तो हम पहले ही पीछे चले जाते हैं, इसलिए माइनस कर देते हैं। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, जल्दी जल्दी हम खत्म कर लेते हैं। 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ा चुके हैं, योज्य प्रतिलोम बता चुके हैं। 2/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 7/2 और 2/7 का ही योगात्मक प्रतिलोम होगा -2/7। इसका हमें करा रहा है का योगफल ज्ञात कीजिए। अब एक ये निकला, एक ही निकला, तो हम इन दोनों का योगफल निकाल लेंगे। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 14, 2 से कटा 7 बार, 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 49 - 4 आपका आ जाएगा 45/14। ठीक, ये आपका आंसर आएगा। और आप इसको आगे जाके मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करेंगे, तो वो होता ऐसे है, इसको सीधा इससे डिवाइड करना शुरू कीजिए। 14 तिया
42, आपके पास बचा 3, तो आप लिखोगे 3 सही 3/14, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप कभी नहीं छोड़ोगे, आप हमेशा यहाँ पे लाके छोड़ोगे, ठीक है। ध्यान रखिए, अब आपका अगर अंश हर से बड़ा होता है तो आप इसमें नहीं छोड़ते, आप इस फॉर्म में लाके छोड़ते हो आंसर, ठीक है। बढ़ते आगे देखो, गुणात्मक प्रतिलोम 7/2 हुआ और योगात्मक प्रतिलोम -2/7 हुआ, ठीक है। उसका फिर आपने योगफल निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, ज्यादा नहीं, बस फिर 3 क्वेश्चन रह रहे हैं, इसको मिलाकर सर्वांगसम की 4 कसौटियों को चित्र की सहायता से प्रदर्शित कीजिए। देखो, अब मैं ये यहाँ आपको डायग्राम के थ्रू तो नहीं बता सकता, लेकिन सर्वांगसम के लिए आपका SSS और साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके थ्रू देखो, या तो तीनों साइड सेम हो, या 2 साइड और एक एंगल सेम हो, या तो 2 साइड और 2 एंगल या एक साइड सेम हो, किसी भी 2 फिगर की तीनों साइड सेम हो तो कांग्रुएंस होगा, कांग्रुएंस में सर्वांगसम। 2 साइड सेम होंगी, एक एंगल सेम होगा तो भी सर्वांगसम होंगे, 2 एंगल सेम होंगे, एक साइड होगी तो भी सर्वांगसम होंगे, ठीक है। आगे बढ़े, ये था 17, 16, अब 17 की बारी। 17 ने कहा है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 7 गुना है, तो हम पहले पुत्र की मान लेंगे। पुत्र कितना है? पुत्र है x वर्ष ओल्ड, और पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु के 7 गुना है, तो पुत्र की आयु x है तो हो जाएगा 7x ईयर ओल्ड हो जाएगा हमारा फादर। अब इन्होंने कहा है कि 5 साल बाद, 5 साल बाद मीन्स ये तो अभी प्रेजेंट, वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु x और 7x हो गई, और 5 साल बाद, 5 साल बाद पुत्र कितना हो जाएगा? पुत्र हो जाएगा x+5 और पिता हो जाएगा 7x+5, हो गया। अब 5 साल बाद दोनों के रिलेशन में कितना, एज में कितना रिलेशन आता है, वो कह रहा है कि 5 साल बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 4 गुना हो जाती है। पिता की आयु क्या हो जाती है? पुत्र की आयु के 4 गुना हो जाती है, 6+5, ठीक। उसने बोला पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु के 4 गुना हो गई, हमने कर दिया। तो अब इसको सॉल्व करना है, 7x+5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई होगी 4 × 4x प्लस 4 × 5 = 20, ठीक। अब ये x इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, 7x - 4x = 20 - 5, ये हो गया आपका 3x इक्वल टू, ये कितना हो गया 15, 3 से 15 कटा, x की वैल्यू 5 ईयर्स। x कौन है? हमारा पुत्र इस समय। तो इस समय हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु 5 साल आ गई, और पिता जो है अपने पुत्र का 7 गुना है, तो 5 का 7 गुना निकालोगे, 5 × 7 = 35, तो पिता की आयु, और ईयर्स लगाना जरूरी है, नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, मार्क्स काट लेगा आपके, ठीक है। तो पुत्र है 5 साल का और पिता है 35 वर्ष का, ठीक है। क्वेश्चन नोट कीजिए, पॉज कीजिए, समझ लीजिएगा। पिता की पुत्र के 5x की, पिता की उसके 7 गुना थी, आपने 7x कर दिया, ये प्रेजेंट एज है। 5 साल बाद कंडीशन बोली, 5 साल बाद दोनों की ऐड हो गई, दोनों में सेम ऐड होगा, ठीक है। अब उसने बोला है 5 साल बाद क्या रिलेशन आता है? पिता की आयु जो है अपने पुत्र की आयु की 4 गुना इक्वल होती है, बराबर रखने के लिए पिता की आयु इक्वल है पुत्र की आयु के 4 गुना, को आपने कर दिया, मल्टीप्लाई की, कैलकुलेट करके x की वैल्यू निकाली। x क्या था हमारा? पुत्र प्रेजेंट में, तो पुत्र की वैल्यू आ गई 5, उसका 7 गुना था पिता, तो हमने 7 से 5 से 35 करके पिता की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आखिरी क्वेश्चन रह गया, 18th क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, 18th क्वेश्चन बोल रहा है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 30 मीटर लंबी है। वर्गाकार मैदान है तो मीन्स उसकी सभी भुजाएं 30 की होंगी, ये भी 30 होगी और ये भी 30 होगी, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा बड़ा बना दूं, ये भी 30 मीटर और ये भी 30 मीटर है, मीटर, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 30 मीटर है। अब वर्गाकार मैदान है तो सभी भुजाएं 30 मीटर की होगी, इसीलिए हमने इन दोनों को 30 मीटर लिख दिया।
अब कह रहा है यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर का, ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर, तो हमसे पूछ रहा ये रास्ता है, ये रास्ता है, तो हमसे पूछा है कि तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शेष मैदान का क्षेत्रफल मीन्स ये जो अंदर दिख रहा है हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले तो हमें इसकी ये वाली भुजा चाहिए होगी, ये पूरी कितनी है, हमें हमें पता लगा 30 है, ये कितनी 2 और ये भी कितनी 2, तो 30 में से 2 और 2 4 तो घटा दी जाएगी, 30 माइनस 4 हमारी वाली भुजा आ जाएगी, कितनी आ गई 26। ऐसे ही ये पूरी कितनी हमारी 30, 2 इधर से गई 2 इधर से गई, तो 30 माइनस 4 इधर से भी गई तो 26 आ गई। तो अंदर का जो पार्क बना हुआ 26 मीटर का बना। और वर्गाकार मैदान है, वर्ग का क्षेत्रफल हम पढ़ चुके हैं, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा हमारी 26 है, 26 का स्क्वायर कितना होता है 576 मीटर स्क्वायर आपका अंदर का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे इस क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्न थे जो अभी हमने सॉल्व करे। वीडियो थोड़ा बड़ी हो चुकी है क्योंकि क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबी हो गई। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, जो भी क्वेश्चन जो भी पॉइंट आपको थोड़ा अभी क्लियर नहीं हो रहा आप मुझे बताइएगा, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा। और आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है और आपको लगता है कि इस वीडियो आपके फ्रेंड्स में शेयर करने लायक है, शेयर करनी चाहिए, तो आप ज़रूर कीजिए। और हमारे साथ इस वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।